मनोहर खाने की टेबल पर बैठा था, लेकिन उसका मुंह लगातार बना हुआ था, जिसे देख उसकी बहू महिमा, क्या हुआ बाबूजी, आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? मैं देख रही हूँ आप खुश होकर नहीं खा रहे। आजकल मैं देख रही हूँ खाना देखकर ही आपका मुंह खराब हो जाता है। बुढ़ापे में अगर कुछ खाने की इच्छा मन में हो जाए और बूढ़ा ससुर अपने खाने की इच्छा जाहिर कर दे तो घर में बहुत से लोगों को आपत्ति हो जाती है बेटा। तभी दरवाजे से एक आवाज आती है जो कि पड़ोसन शन्नू की होती है। अब क्या दिक्कत हो गई आपको शर्मा जी? कोई आपत्ति हो तो शन्नू के घर के दरवाजे खुले हैं। हे भगवान, इस मुई ने ये बात क्यों सुन ली? अब पूरे गांव में गाती फिरेगी कि महिमा अपने ससुर को उसकी पसंद का खाना नहीं देती। अरे शन्नू बहन, यहाँ कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या? हाँ, वो आज रात को मेरे घर पर एक फंक्शन है तो आप सबको इनवाइट करने आई थी। वो क्या है ना, मेरा छोटा बेटा हाल ही में बाहर देश से लौटा है, उसकी डिग्री कंप्लीट हो गई है ना, तो उसकी खुशी में उसके लिए एक पार्टी रखी है। खाने पीने का इंतजाम तो बढ़िया होगा ना वहाँ पर? आप बेफिक्र रहिए, मैंने आपके खाने पीने का खूब ख्याल रखा है। अच्छा, चलती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये देख उसकी सास भड़क जाती है। तुम्हें कुछ अकल वकल है कि नहीं जो उस शन्नू के सामने ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें यहाँ खाने को ही ना मिलता हो? अरे तो कौन सा मुझे यहाँ बड़े अच्छे पकवान खाने को मिल रहे हैं। तुम जानते हो ना वो कैसी है, अब हर जगह जाकर ये गाथा गाएगी। अरे मुझे परवाह नहीं, मुझे तो अब केवल शाम की पार्टी का इंतजार है। ये सुनकर महिमा का पति अनिकेत बोलता है, उफ़ो, पापा को भी ये सब महिमा के सामने बोलने की क्या जरूरत थी? अब पता नहीं बेचारी क्या ही सोचेगी, वो यहाँ नई आई है। पापा क्या करूँ मैं आपका? वो इस बारे में महिमा से बात करता है ताकि उसे कहीं बुरा न लगे। अनिकेत, मैं देख रही हूँ जब से उस पड़ोस वाले मोहित की बीवी उसको छोड़कर अपने मायके गई है ना, तब से तुम बड़ा इनसिक्योर हो गए हो। क्या इतना ही जान पाए हो मुझे? पता है साल भर का रिलेशन था हमारा, तब जाकर मैंने तुमसे शादी की थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो डोंट वरी, मैं पापा जी की बातों का बुरा नहीं मानती। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। फिर शाम को सभी तैयार होकर पार्टी में चल पड़ते हैं। जल्दी चलो भाई, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। ये देखो, ये इंसान तो हर वक्त बस बाहर का खाना खाना ही करते रहते हैं, कहीं वहाँ जाकर खाने पर टूट मत पड़ना, समझे? अगर आप दोनों का आज का लड़ाई का कोटा हो गया हो तो अब चलिए भी, पार्टी में पहुँचने में देर हो जाएगी। कुछ देर बाद वो सभी उस पार्टी में पहुँच जाते हैं जहाँ एक कोने में खड़ी शन्नू मोहल्ले की औरतों से, देखो तो कैसे ये महिमा बेझिझक चली आ रही है, कैसे बन सवर कर आई है। हाँ, वो तो आएगी ही, और काम ही क्या है इसे? अपने ससुर को खाना तो इससे ठीक से दिया नहीं जाता। जल्दी में जो भी रूखा सूखा बनाती होगी वही बेचारा बूढ़ा आदमी खा लेता होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो जानकी बहन। उनकी ये बातें अनिकेत के कानों में पड़ जाती है। वो अपनी माँ से जाकर कहता है, माँ आप ठीक कह रही थी, चन्नू आंटी ने हर जगह आग लगा दी है महिमा के बारे में। अब हमें किसी भी तरह जल्दी से इस पार्टी से निकलना होगा। तभी उसकी सास प्रोमिला पेट दर्द का बहाना बनाती है। अनिकेत, माँ जी को जल्दी से घर ले जाना होगा, मैं इन्हें दवाई दे दूंगी तो ये ठीक हो जाएंगी, लेकिन पापा जी वो कहाँ हैं? महिमा की नजर अपने ससुर पर जाती है तो वो एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर भाग रहे होते हैं। कभी वो अपनी प्लेट में मटर की सब्जी तो कभी मटर पुलाव रख रहे थे। ये देखकर महिमा मन में सोचती है, इसका मतलब पापा जी को मटर पसंद आया, बाजार में मतलब मटर आ गए। चलो अब पापा जी की पसंद तो पता चल गई। खाना खाने के बाद वो अपने ससुर जी को सासू माँ की तबीयत खराब होने की बात बताती है। लेकिन बहू, अभी तो मैंने पेट भर के खाया भी नहीं, अभी तो कुछ और आइटम्स चखने के लिए रह गए हैं। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको कल इससे भी बढ़िया कुछ बना कर खिलाऊंगी। उसके बाद सुनकर अब मनोहर घर आ जाता है, लेकिन उस रात महिमा को नींद नहीं आती। वो बस यही सोचती रहती थी कि आखिर वो ऐसा क्या बना कर खिलाए कि उनको वो खाना पसंद आ जाए। फिर वो अगली सुबह 6 बजे ही अपने पति को मटर लेने बाजार भेज देती है। कुछ देर बाद वो बाजार से मटर लेकर आ जाता है। महिमा जल्दी से वो मटर लेकर रसोई की तरफ जाती है। मटर पुलाव बनाओ? नहीं, वो तो पापा जी ने कल रात ही खाए थे और फिर नाश्ते में पुलाव ठीक भी नहीं लगेगा। तो फिर आलू मटर की सब्जी बनाऊं? नहीं, वो भी कल ही खाए थे। फिर क्या बनाऊं? हाँ, आइडिया, मटर के पराठे। मैं जानती हूँ वो उन्होंने कभी नहीं खाए होंगे। कुछ देर बाद महिमा मटर के पराठे पर मक्खन और साथ में दही लेकर आती है, जिन्हें देख मनोहर की आंखों में तो खुशी के आंसू आ जाते हैं और मुंह में पहला निवाला डालते ही कहता है, वाह बहू, जीती रहे, तूने तो मेरी पुरानी यादें ताजा कर दी। तू जानती है मेरी माँ ऐसे ही मटर के पराठे बनाती थी और मैं अपने दोस्तों के साथ भी खूब पराठे खाता था। आज मैं इतना खुश हूँ कि क्या बताऊँ। सबको उसके हाथ के बने मटर के पराठे खूब पसंद आते हैं। सभी उसकी खूब तारीफ करते हैं। तभी वहाँ शन्नू आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो मटर के पराठे खाए जा रहे हैं, लेकिन मनोहर जी जरा संभल कर, जानते हैं ना फ्रिज में फ्रोजन करके रखे मटर खाना कितना नुकसानदायक होता है। घबराइए मत आंटी जी, ये मैं ताजा मटर लाया हूँ सुबह सुबह मंडी जाकर, वो भी 200 रुपए किलो के भाव से। क्या 200 रुपए किलो? अच्छा, फिर तो मैं भी मटर के पराठे चखना चाहूंगी। हाँ आंटी जी, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं अभी परोस देती हूँ।
महिमा उसको भी वो पराठे खाने को देती है, जिसे खाते ही शन्नो भी अपनी उंगलियां चाटते रह जाती है। लेकिन इन सब में बेचारी महिमा के लिए तो पराठे बचते ही नहीं है। अगले दिन शन्नो अपनी सहेलियों से, कितनी कोशिश कर रही हूँ उस महिमा को बुरा बनाने की, लेकिन उसने तो जैसे अच्छी बहू बनने की कसम खा रखी है। अरे उसका ये अच्छा बनने का नाटक तो हम खत्म करेंगे, अभी तो उसे बस 2-4 लोगों के लिए खाना बनाना होता है ना, लेकिन जब हम सब उसके यहाँ पहुँच जाएंगे तब देखते हैं कैसे वो इतने सब लोगों के लिए एक साथ खाना बनाएगी। मेरे बेटे को शादी के लिए इनकार किया था ना उसने, और उस कम कमाने वाले अनिकेत से शादी कर ली थी, अब देखना कैसे बेइज्जती करते हैं उसकी। अगले दिन ही शन्नु मोहल्ले की कुछ सहेलियों के साथ उनके घर पहुँच जाती है। सुना है अपनी महिमा बहुत बढ़िया मटर के पराठे बनाती है, तो क्या हमें भी चखने को मिलेंगे इसके हाथ के मटर के पराठे? हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है। बहू तू ना सबके लिए मटर के पराठे बना लेना। अब वो अनिकेत को जल्दी से मटर लाने के लिए भेजती है। अनिकेत जल्दी से बाजार से मटर ले आता है और महिमा सबके लिए मटर के पराठे बनाती है। उसके हाथों के मटर के पराठे सबको इतने पसंद आते हैं कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेते। महिमा बहू 2 और मिलेंगे क्या? मुझे भी 3 और चाहिए। ऐसे ही दिन बीतते हैं। फिर कुछ दिन बाद शन्नु अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पहुँचती है। हेलो अनिकेत, तुम जल्दी से ऑफिस से निकलकर मंडी पहुँचो। शन्नु आंटी और विमला आंटी आज अपनी पूरी टीम के साथ मटर के पराठे खाने आई हैं, तो आप कम से कम 10 किलो मटर ले आइए। 10 किलो मटर यानी 2000 के मटर? अरे इतने में तो हम बाहर खाना खा लें। चलो फिर भी तुम कहती हो तो मैं ले आता हूँ। एक बार फिर महिमा ढेर सारे मटर के पराठे बनाकर उन सबको खिलाती है, जिसे पेट भर खाने के बाद वो सब जाने लगते हैं। तभी महिमा की सास उससे कहती है, अब भी कोई शक है क्या शन्नु विमला तुम्हें कि मेरी बहू कम काम करती है? आज इसने इतने लोगों की दावत अकेले तैयार कर दी, और जो तुम औरों से कहती फिरती हो ना कि इसका बेटा कम कमाता है, आज उसी के कारण तुम लोग 2000 के मटर के पराठे खा गई, समझी? मैं तुम लोगों को सुनाना नहीं चाहती, बस ये बताना चाहती हूँ कि किसी के घर की बुराइयां या कमियां निकालने से पहले अपने अंदर झांक कर देख लेना चाहिए। और हाँ, मेरी बहू अपने सास ससुर के अलावा और भी कई लोगों को खाना बनाकर खिलाने की हिम्मत रखती है, तभी तो हमें यहाँ वहाँ किसी के यहाँ खाना खाने नहीं जाना पड़ता। ये सुनकर वो बहुत शर्मिंदा होती हैं और फिर कभी किसी की बुराइयां नहीं करती और ना ही यहाँ वहाँ खाने जाती। इस बार क्या सोचा है, क्या लगाओगे? सोच रहा हूँ इस बार मटर लगाऊं। पर 2 साल पहले जब मटर लगाई थी तब पता है ना क्या हुआ था? हाँ हाँ याद है, आधी मटर खराब हो गई थी, लेकिन तब तो उसमें कीड़ा लग गया था ना। इस बार मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, और फिर करोगे क्या इतनी सारी मटर का? मटर पुलाव बनाएंगे और भरपेट क्या, जी भर खाएंगे और क्या। राम की बात सुनकर उसकी पत्नी नंदिनी भी हंस दी। सर्दी का मौसम आने वाला था, तो इस बार राम ने तय किया कि वो अपने खेतों में मटर लगाएगा। उसने बड़ी मेहनत से खेत को तैयार किया और मटर के बीज भी बो दिए। कुछ दिनों बाद पहले पौधे आए और फिर उन पर हरी हरी मटर लगनी भी शुरू हो गई। हर गुजरते दिन के साथ अपनी भरी पूरी फसल को देखकर राम फूला नहीं समा रहा था। नंदिनी, ओ नंदिनी, चलो जरा, तुम्हें कुछ दिखाना है। पर अभी बहुत काम है। अरे ये काम तो होते रहेंगे, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर राम ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधा अपने खेत पहुंचा। खेत देखकर नंदिनी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। पूरा खेत हरी भरी मटरों से भरा हुआ था। ऊपर वाले की कृपा से बहुत बढ़िया फसल हुई है इस बार। तुम देखना नंदिनी, इस बार खूब अच्छे पैसे मिलेंगे इन मटरों के। मैंने सोच लिया है, पैसे आते ही सबसे पहले घर की छत सुधरवाऊंगा। और कोई खर्चा है क्या? हाँ है ना, एक बढ़िया सी साड़ी भी दिला देना मुझे। हाँ हाँ ले लेना, एक नहीं तुम 2 साड़ियाँ ले लेना इस बार तो। अब खुश? हाँ जी, बहुत खुश। मटर की बढ़िया फसल देखकर दोनों पति पत्नी सपने संजोने लगे। दूसरी तरफ पूरे गांव में भी ये खबर फैल चुकी थी कि इस बार राम की फसल बहुत बढ़िया हुई है। और फिर एक दिन राम के घर के बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी और कार से उतरा इलाके का विधायक राम अवतार सिंह। अरे विधायक जी, आप राम राम। राम राम भाई, कैसे हो? ऊपर वाले की कृपा है विधायक जी। कृपा तो वाकई बहुत हुई है तुम पर। मैंने सुना है इस बार तुम्हारी मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ विधायक जी, सब भगवान की दया है। तो क्या सोचा है, किसे बेचोगे अपनी मटर? अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है विधायक जी, जहां सही दाम मिल जाएगा वहीं दे दूंगा। अरे तो हम काय के लिए हैं, हमको दे दो अपनी सारी मटर, हम पूरे 15 रुपए देंगे तुम्हें 1 किलो के। पर शहर में तो इस बार 25 से 30 रुपए किलो बिक रही है मटर। देखो राम, मटर है, गेहूं नहीं, जो कई महीने संभाल लोगे। 2 दिन बाद सूखने लगेगी सारी की सारी। मेरे पास स्टोरेज की सुविधा है, मैं तुम्हारी सारी मटर खरीद लूंगा हाथों हाथ। ठीक है विधायक जी, मैं आपको शाम तक बताता हूँ।
राम को दुविधा में छोड़कर विधायक वहां से चला गया और फिर उसके जाने के बाद क्या करूं नंदिनी, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये विधायक हम गरीब किसानों का हमेशा फायदा उठाता है, हमसे कम पैसों में फसल खरीदकर शहर में ऊंचे दामों पर बेचता है। मेरी मानो तो आपको कुछ और लोगों से भी बात करनी चाहिए। इतना आसान नहीं है नंदिनी, रामावतार की मर्जी के बगैर कोई व्यापारी मेरी मटर नहीं लेगा, उससे कोई बैर नहीं लेना चाहता। और मुझे डर इस बात का है कि अगर सारी मटर यहीं सड़ गई तो एक पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छा तो फिर क्या कर सकते हैं? विधायक जी की नजर तुम्हारी फसल पर है तो बेचनी तो उसे ही पड़ेगी। अच्छा सुनो, अब खाने में क्या बनाया है? गर्मा गर्म मटर पुलाव है जी। अरे वाह, तो जल्दी से ले आओ फिर, बड़ी भूख लगी है। पिछली बार राम ने अपने खेत में धान बोए थे और उस बार भी उसकी फसल अच्छी हुई थी, तो घर में चावलों की कमी नहीं थी। और जब इस बार मटर आई तो नंदिनी ने सबसे पहले मटर पुलाव बनाकर ही राम को खिलाया, क्योंकि मटर पुलाव राम को बेहद पसंद भी था। जब राम और नंदिनी खाना खा रहे थे तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई दिया। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दोनों ने फौरन बाहर निकलकर देखा तो पूरा गांव जल रहा था। आग बहुत बढ़ चुकी थी, लगभग सारे घर जल रहे थे। बस एक राम का घर सुरक्षित था, क्योंकि वो उसके खेत के किनारे ही था और बाकी के घरों से दूर था। राम खाना छोड़कर फौरन लोगों की मदद के लिए दौड़ा। काफी देर बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन गांव के सारे घर जलकर राख हो चुके थे। सारा सामान, सारा राशन, सब कुछ राख बन चुका था। हिम्मत रखिए आप सब, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। एक काम करते हैं, विधायक जी के पास चलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। हाँ, ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। पूरा गांव रामावतार विधायक के पास पहुंचा। गांव के लोगों ने विधायक से अपनी परेशानी बताई तो विधायक ने उन सबको दुत्कार दिया। चलो, अब क्या बस यही काम रह गया है? लापरवाही करो तुम, आग लगाओ तुम, और भरपाई करूं मैं, मतलब कि सरकार। गांव के लोगों को विधायक पर गुस्सा आ रहा था, पर वो मजबूर थे और मुंह लटकाकर वहां से जाने लगे। तभी विधायक ने राम को आवाज लगाई। अरे राम, यहाँ आओ, इनका चक्कर छोड़ो। तुम्हारी फसल तो ठीक है ना? हाँ जी, मेरी फसल तो बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ तो एक काम करो, 16 रुपए ले लेना भाई, लेकिन अब जल्दी सौदा पक्का करो और सारी मटर यहाँ पहुँचाओ, समझे? विधायक जी माफ करो, लेकिन मैं आपसे कोई सौदा नहीं करना चाहता। अच्छा, तो क्या करेगा मटर का? है किसी और को मैं तुझे बेचने नहीं दूंगा। मैं चाहे तालाब में डाल दूं, पर आपको नहीं दूंगा अपनी मटर। रामावतार ने मजबूर गांव वालों की मदद नहीं की। इस बात से राम बहुत नाराज था। उसने विधायक से सौदा करने से साफ इनकार कर दिया। फिर घर लौटते हुए उसने गांव के कई बच्चों को भूख से रोते बिलखते देखा और फिर नंदिनी, घर में कितना चावल है? काफी है, वैसे क्यों पूछ रहे हो? हमारे पास मटर की कोई कमी नहीं है। तुम एक काम करो, मैं कुछ लोगों को साथ लेकर एक बड़ा चूल्हा बनाता हूँ और तुम गाँव की औरतों के साथ मटर पुलाव बनाने की तैयारी करो सबके लिए। जब तक मेरे घर में मटर और चावल का एक भी दाना है, मेरे गाँव का कोई बच्चा भूख से नहीं रोएगा। लेकिन फिर हम लोग अपने बारे में बाद में सोचेंगे नंदिनी, फिलहाल गाँव के बारे में सोचना है। नंदिनी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों तक नंदिनी की रसोई में ढेर सारा मटर पुलाव पकता रहा और गांव के लोगों की भूख मिटाता रहा। पूरा गांव राम और नंदिनी को दुआएं दे रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे राम के घर चावल और मटर खत्म होने लगे और राम और नंदिनी सोच में पड़ने लगे। तभी एक दोपहर को कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अरे मुख्यमंत्री साहब, आप मुझ गरीब के घर। राम राम साहब। अरे नंदिनी, ओह साहब, आप अंदर आइए। नहीं, यहाँ बैठिए साहब। अरे बस करो भाई, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे सब पता चल चुका है, लेकिन अब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आदेश दे दिए हैं, कलेक्टर साहब सारी व्यवस्था कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अब तो कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए तुम्हारे जैसे उम्मीदवार जो सच्चे दिल से जनता की सेवा करें। यहाँ के विधायक की सारी पोल पट्टी खुल चुकी है और इस बार के चुनाव में तुम्हें इस इलाके से टिकट देना चाहता हूँ, ताकि यहाँ सही मायने में विकास हो सके। सीएम साहब की बात सुनते ही गांव के लोग सीएम साहब और राम की जय के नारे लगाने लगे। सीएम भी समझ चुके थे कि अब राम को विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जनता राम के साथ थी। राम ने भी हाँ कर दी और फिर सीएम साहब के जाने के बाद, सुनिए ना, जब आप विधायक बन जाएंगे तब तो मेरे लिए साड़ी ला देंगे ना? हाँ, इस बार पक्का।